उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ईडी का छापा, टीम ने हिरासत में लिए 2 बिल्डर। अब अल्मोड़ा में पंप स्टोरेज प्लांट से पैदा होगी बिजली, जिंदल समूह से प्रोजेक्ट का आया प्रस्ताव। यात्रा मार्ग पर गदेरा उफान पर आने से फंसे 250 यात्री एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाला। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियान राज पुरस्कार। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा तकनीकी अध्ययन, सीएम ने दिए अलर्ट सिस्टम विकसित करने के निर्देश। आज बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, यमुनोत्री हाईवे कई जगह बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा स्थित रेलवे के अतिक्रमण की गई भूमि का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से सर्वे कार्य शुरू हो गया है। न्यायालय के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे भूमि का सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे द्वारा 30 हेक्टेयर भूमि पर प्रारंभिक सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम की 6 टीम रेलवे के साथ अतिक्रमण की गई 30 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रही है। इस भूमि पर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। सर्वे के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से रेलवे को सहयोग करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि अगले 15 दिन तक बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि में किए गए अतिक्रमण का सर्वे कार्य किया जाएगा। लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश थे और रेलवे के साथ इसमें बैठक हुई थी, तो इसी के तहत विभागों को लेकर के टीमों का गठन किया गया और रेलवे के सहित 8 टीमें 8 विभागों के कर्मचारियों के साथ ये यहाँ पे बनभूलपुरा में सर्वे का कार्य शुरू किया गया। सर ये मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सीधा डर का खौफ है सर, ये सीधा ये। अब आदमी काम पे नहीं गया बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ज़बरदस्ती है, तीजा का ले रहा है। ये रेलवे की जगह सर जहाँ से वहाँ से नापे ना, यहाँ तो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे सर। कहाँ जाएंगे बताइए आप, गरीब लोग बताइए आप। 500 रुपये की दिहाड़ी है, कहाँ से बनाएंगे सर बताइए अपना घर। इतना डर को पैदा कर दिया कि वहाँ से जगह नाप रहे हैं सर। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है सर, ये हमारे खिलाफ तो बिल्कुल ही सर। ये इन्होंने कल से सर्वे करा है, कल से निशान लगाए लाल रंग के। तो पहला मकान जो है वो नीचे बरसाती पे है, अब्दुल रज़ाक मेरी हॉल के नाम से। उसी के हिसाब से इन्होंने ब्लॉक बांटे हैं। हमें जानकारी ये थी जो हमारे वकीलों के माध्यम से या उसके कि रेलवे को जितनी ज़मीन चाहिए उतने एरिया का सर्वे करेंगे ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पुराना जो सर्वे हुआ था 2017-16 में, जहाँ निशान लगे थे, खंबे लगे थे, वहीं पर जो है दोबारा ये कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश में रेलवे विभाग के द्वारा मांग की गई जमीन की और उसी के क्रम में सर्वे किया जाना निर्देशित है। नगर निगम, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, पूर्ति विभाग, रेलवे विभाग, अन्य जो भी आवश्यक विभाग हैं उनके द्वारा सभी से एक सदस्य लेकर के टीम बनाई गई है। कुल 6 टीमें बनाई गई हैं और आज से सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वे कार्य प्रारंभ करने से पहले हमारे एसडीएम साहिबान, उपनगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें ब्रीफिंग भी की गई है। जो सर्वे टीम है वो मौके पर जाएंगे, क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसका डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रतिनिधि दल ने देहरादून में भारी बारिश के बाद शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों व सड़कों में बने गड्ढों को लेकर आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त से मिलकर हो रही समस्याओं से अवगत कराया और जल्द से जल्द हल कराने की मांग की, क्योंकि शहर में कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें खराब होने की वजह से अंधेरा रहता है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने का
डर बना रहता है तथा सड़कों में बने गड्ढों में भरे पानी से बीमारी फैलने का डर भी बना रहता है। वहीं पर गड्ढों में भरे पानी से सुबह स्कूल जाते बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देहरादून नगर निगम आयुक्त ने सभी समस्याओं को जल्द हल करने की बात कही है। हैं आज मुख्य हमारा जो नगर निगम के आयुक्त हैं उनसे हमारी मुलाकात इस संबंध में थी कि विगत कई दिनों से जैसे बरसात का समय चल रहा है और बिजली के जितने खंभे हैं नगर निगम क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है वो लाइटें आज की तारीख में बारिश होने की वजह से कहीं शॉर्ट हो गई है, कहीं बिजली ज़्यादा आने की वजह से उनका वैसे भी फ्यूज होता रखा है। तो नगर निगम ने ये काम लगभग कुछ साल से लगभग 2017 से ESL कंपनी को दिया था और ESL कंपनी ने ये किसी और ठेकेदार को ये काम दिया था। इस वजह से क्या है कि लगातार लापरवाही हो रही थी, जो लाइटें खराब हो रही है अगर उनकी हम कंप्लेंट भी कर रहे थे तो महीनों तक जो है उनकी कंप्लेंटें भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो आज आयुक्त साहब से मुलाकात की है, हमने कहा है कि शीघ्र जो है कोई नई स्ट्रक्चर खड़ा करिए और नगर निगम देहरादून हमारा स्मार्ट सिटी के लिए जो है इसको अभी प्रस्तावित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसाकांड में 50 आरोपियों को जमानत मिलने पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने आरोप लगाया कि पुलिस की लचर जांच और कमजोर पैरवी के चलते आरोपियों को जमानत मिली है। अनुज वालिया ने कहा कि अतिक्रमण हटाने गई टीम ने शामिल पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मचारियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया, उन्हें बुरी तरह पीटा गया, गोलीबारी भी की गई जिसमें कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए। कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। हमलावरों ने पुलिस चौकी तक फूंक दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इतने गंभीर मामले में पुलिस ने जिस प्रकार की कार्यशैली का परिचय दिया वो कानून व्यवस्था और पुलिस अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगी और उच्च पुलिस अधिकारियों से मिलकर लापरवाही की जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। क्या है, हल्द्वानी में एक बड़ी हिंसा हुई थी और जो सरकारी कर्मचारी सरकारी आदेश को हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए वहां गए थे, उनके ऊपर घेर कर हमला किया गया, आतंकवादी घटना की गई, उन्हें हत्याएं करने का उनका प्रयास किया गया, थाने जलाए गए, चौकियां जलाई गई, बाइकें जलाई गई, मीडिया कर्मियों को मारा गया, पुलिस की वर्दी फाड़ी गई, पुलिस के दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए जो आईसीयू में भर्ती हुए। ये पूरे देश के लिए एक हिला देने वाली घटना थी और पूरे देश की प्रतिक्रिया इसको लेके आई थी। पूरे देश ने कहा था इन दोषियों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उत्तराखंड के सभी लोग इसमें लगे थे, परंतु 120 लोगों को नामजद करने के बाद 60 लोगों की अरेस्टिंग हुई और उन 60 में भी आज 3 महीने के बाद चार्जशीट जमा पुलिस नहीं कर पाई और जब कोर्ट में दलील देने की बात आई तो पुलिस ने कोई भी दलील नहीं दी, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं दिया, कोई भी ऐसा कारण नहीं बताया कोर्ट को कि इनकी जमानत रद्द की जाए। छोटे छोटे मामलों में भी जमानतें 1-1 साल तक नहीं होती। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा दंगई, इतने बड़ा आतंक करने के बाद भी उन्हें 3 महीने के अंदर आराम से पुलिस के सहयोग से जमानत मिलना एक कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ी प्रश्न चिन्ह है कि किस दबाव में और किस लालच में इन्होंने ये किया है जो दोषी अधिकारी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडल मुख्यालय पौड़ी से सटे राजस्व क्षेत्र इडवाल सीयू को नए परिसीमन के तहत विकासखंड पौड़ी से हटकर विकासखंड कोर्ट में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। मामले को लेकर शुक्रवार को इडवाल सीयू विकास समिति के बैनर तले आक्रोशित जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी आकर डीएम से मुलाकात की और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने कहा कि ये परिसीमन जोर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कहा कि इडवाल सीयू क्षेत्र मंडल मुख्यालय पौड़ी से सटा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का रोजमर्रा का आवागमन पौड़ी से है। इस क्षेत्र को कोट विकासखंड में शामिल करना अव्यावहारिक है।
कहा कि गत वर्ष भी इडवालसियों के ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था, लेकिन इसके बाद दोबारा यह प्रस्ताव लाया जाना बेहद चिंताजनक है। कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द निरस्त किया जाए। प्रस्ताव वापस नहीं ले जाने पर इडवालसियों क्षेत्र के सभी 18 ग्राम सभाएं चुनाव बहिष्कार के साथ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, भास्कर बहुगुड़ा, शशि चंद्र रतूड़ी, अद्वैत बहुगुड़ा, शैलेंद्र नौटियाल, गौरव रावत समेत बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी रही। मैं एसडीएम और बीडीओ ऑफिस से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आने पे जो बेसिकली किसी भी परिवर्तन को परिसीमन में जो चेंजेस होते हैं उसको करने के समय में एक रिपोर्ट मांगी जाती है जो कंक्लूसिव रिपोर्ट होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और उस जगह की जोग्राफिकल लोकेशंस और दूसरी चीज़ों को फैक्टर किया जाता है। तो उस कंक्लूसिव रिपोर्ट के आने के बाद में कोई डिसीजन लेते हैं। दिया सारे इडवांसी पट्टी के सारे प्रधान आज जो है डीएम साहब के पास आए हैं। हमें जो पौड़ी ब्लॉक से कोट ब्लॉक में परिसीमन निवारण भेजा जा रहा है, इसलिए हमने आज डीएम साहब को एक विज्ञापन दिया। अगर इसमें भी कोई बात नहीं बनेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। एकदम परिसीमन का जो मामला है ये अगस्त तारीख को, उस समय हमने अपने डीपीआरओ साहब को एक विज्ञापन में दिया था। सब प्रधानों ने अपने अपने लेटर पैड पे दिया था। समस्त जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की पूरी जनता जो है वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आई थी, और वो इस विषय पर था कि इडवालसियों की जो 18 ग्राम पंचायतें जो हैं इडवालसी पट्टी को जबरन कोट ब्लॉक में शामिल किया जा रहा है। जबकि ये किसी हद तक भी जो है वो न तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार और न ये चीज जायज है, तो वो हम सब लोगों के लिए एक उल्टी दिशा है और उसमें हम लोगों को न शामिल किया जाए। इसके लिए कल हमारे जो प्रधानगण थे वो भी डीपीआरओ से मिले और आज समस्त क्षेत्रीय जनता ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि वो एक इडवालसी विकास समिति का गठन करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जहां एक ओर नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है, तो वहीं इस नशे के अवैध कारोबार में युवा पीढ़ी भी इसकी चपेट में आ रही है। तो वहीं रामनगर में अवैध नशे के कारोबार में सरकार के उत्तराखंड नशा मुक्त अभियान पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार अवैध कच्ची शराब, स्मैक और गांजे तथा नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार में पुलिस व आबकारी विभाग की पोल खुलने के साथ ही विभागों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके विरोध में ग्राम नाथुपुर छोई की दर्जनों भर महिलाओं एवं पुरुषों ने रामनगर आबकारी कार्यालय पहुंचकर उनके गांव में बिक रही अवैध कच्ची शराब एवं अन्य नशे के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीण देव सिंह बिष्ट ने एक महिला आबकारी कर्मचारी व अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों का कर्मचारियों की मिलीभगत से गांव में अवैध कच्ची शराब का धंधा अधिकांश घरों में किया जाता है। यदि कोई ग्रामीण इन्हें रोकता है तो शराब माफिया मारपीट करने के साथ ही धमकी भी देते हैं। मामला यह है साहब, हमारे ग्राम नाथुपुर में दिन दहाड़े सुबह शाम कच्ची के बोरों के हिसाब से आ रही है। कम से कम 5-6 डीलर ऐसे हैं जो दिन रात कच्ची पी रहे हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुढ़े, लड़कियां तक दारू पीने लग गई है। लड़कियां तक दारू पी के रोडों में पड़ी रह रही हैं। पुलिस प्रशासन, आपका विभाग को सारी जानकारी है। दारू बेचने वालों को मैंने एक बार कॉल किया, मैंने कहा साहब छापा पड़ने वाला, तो उल्टा दारू वाले कहते हैं ना जी 2 सिपाही आए कल हमसे पहले कह के भैया माल को साइड कर देना, छापा पड़ने वाला है। तो बताओ हम किससे गए? पुलिस उनसे मिली हुई है। ये आबकारी विभाग 5,000 महीने की एंट्री लेता कहते हैं हमसे वो जो दारू बेच रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाएंगे? सरकार कहती है हमने रामनगर से नशा मुक्त कर दिया। कहाँ कर दिया? छोई में तो हर घर में हर 2 कदम पे दारू बिक रही है धड़ल्ले से। कच्ची, गुलाब, इंग्लिश, आप बियर की डिमांड करोगे तुम्हारे दरवाजे पे बियर लेके आ जाएगा वो। होम डिलीवरी तक का हो रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है बताइए? मैंने रात कोतवाल साहब को फोन किया, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम दारू खत्म कर देंगे। अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं है। कल आबकारी विभाग ने छापा मारा, रात अचानक एक आदमी हाथ आ गया गलती से। वो भी इनके भी हाथ, वो अंधे के हाथ बटेर वाला हिसाब हो गया, नहीं तो हाथ कोई नहीं आता, उनकी भी फील्डिंग है। खबर उत्तराखंड में, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए और रुक करते हैं खबरों का। नगर निगम देहरादून में पशुपालक विभाग द्वारा 21वीं पंचवर्षीय पशुधन संगणना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि 1 सितंबर से पूरे देश में 4 माह के लिए पशु गणना कार्यक्रम चलेगा, जिसको लेकर जनपद देहरादून में 20 सुपरवाइजर व 122 संगणक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि पशु गणना से आने वाले समय पर पशुओं को लेकर आने वाली योजनाओं पर काम आसान होगा, इसलिए घर घर जाकर पशु गणना की जाएगी। हाँ, हमारे जो पूरे ज़िले में 20 सुपरवाइज़र पशु गणना की दृष्टि से बनाए गए हैं और 122 प्रगणक बनाए गए हैं। ये अभी 1 सितंबर से टेंटेटिव कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होने वाला है पूरे भारतवर्ष में पशु गणना का, जो 4 महीने तक चलेगा और घर घर जाकर पशु गणना की जाएगी। क्योंकि पशु गणना एक ऐसा है कि जिससे हमारे आगे की योजनाएं सारी पशु गणना से बनती हैं, तो इसलिए इसको समयबद्ध और सटीक कार्यक्रम हो, इसलिए हमने सारे प्रगणकों और सुपरवाइजर को आज बुलाया था। उनको सारी बता दिया कि कैसे कैसे हम लोगों को पशु गणना करनी है घर घर जाकर। अब हम लोगों को 1 तारीख से हम इस कार्यक्रम में लग जाएंगे। से पशु गणना पूरे देश में होने वाली है और ये 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक होगी। तो जनपद देहरादून में, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ जनपद देहरादून में पशु गणना का, और ये 21वीं पशु गणना है 2024। इसमें हमारे 122 तो प्रगणक लगे हुए हैं जो एनुमरेटर्स हैं, जिसका मेन काम है एनुमरेटर्स का घर घर जाकर के डाटा को कलेक्ट करना, और जो 22 सुपरवाइजर हैं, तो एनुमरेटर्स का जो मेन काम है, जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो उसको अपने सुपरवाइजर को भेजते हैं। सुपरवाइजर उस डाटा को देखते कि वो डाटा कहीं गलत तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं गलत डाटा कलेक्ट कर लिया गया या कहीं जो पशु गणना है, क्योंकि पशु गणना का जो मेन उद्देश्य है, उसका मेन उद्देश्य यह है कि पूरे जिले में या पूरे स्टेट के अंदर हमको पशुओं के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने पार्टी के थिंक टैंक रहे स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। चिंतन गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय त्रिपाठी को मजबूत निर्णय क्षमता वाला राजनेता बताया। वक्ताओं ने स्वर्गीय त्रिपाठी की मजबूत निर्णय क्षमता व समर्पित रणनीतिक कुशलता की तारीफ करते हुए कहा कि स्वर्गीय त्रिपाठी जन सरोकारों से जुड़े समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नेता थे। उनका चले जाना प्रदेश सहित उत्क्रांत के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें अभी तक ये तय नहीं कर पा रही हैं कि राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए या नहीं। ये उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि पृथक राज्य की लड़ाई से पहले तय स्थायी राजधानी जो गैरसैंण तय थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जो कांग्रेस और भाजपा के गैर जिम्मेदाराना रवैये व अदूरदर्शिता को दर्शाता है। हमारा मन साफ नहीं है, हमारा दिल साफ नहीं है। स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ उनको नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जैसा सवाल आपने किया कि कोई जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि या जन्मदिन मनाया जाता है, उसको याद किया जाता है, तो उनके क्या कार्य थे और उनका समाज के लिए क्या सपना था, कैसा समाज बने, इस आधार पर उन पर चर्चा की जाती है। तो जहाँ तक त्रिपाठी जी की पृष्ठभूमि का प्रश्न है, सब लोग जानते हैं कि वो समाजवादी धारा से ओतप्रोत थे, समाजवादी सरोकारों से वो पूरे तरीके से ताउम्र उनके साथ जुड़े रहे। और उसके बाद एक युवा विपिन त्रिपाठी जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई, लोकतंत्र दूसरी आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें सबसे अधिक जेल रहने वाले लोगों में रहे।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां लक्सर के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास अकबरपुर ऊद की 2 किशोरियां सुबह तड़के में लापता हो गईं। सुबह पता चलते ही छात्रावास में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही परिजन व ग्रामीणों ने छात्रावास में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जांच पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के ग्रामीणों को किसी तरह शांत कराया, जबकि छात्रावास कर्मचारी पहले इसे दबाकर उन्हें ढूंढते रहे। पता न लगने पर अधिकारियों को सूचना दी गई और लक्सर पुलिस व बीईओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने वार्डन तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि लक्सर विकासखंड के अकबरपुर ऊद गांव के केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ये मामला है, जहां गरीब व निराश्रित छात्राएं यहां रहकर पढ़ाई करती थी। बीती रात सभी बच्चियां खाना खाकर कमरों में सो गई थी। सुबह धाधेखी लक्सर की 13 वर्षीय और ज्वालापुर की 15 वर्षीय 2 किशोरियां गायब हो गईं। दूसरी छात्राओं ने हॉस्टल की महिला कर्मचारियों को बताया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने छात्रावास परिसर व शौचालय में देखा पर वो नहीं मिली। इसकी कार्रवाई के डर से वे घंटों बाद तक खुद उन्हें तलाशते रहे। फिर भी पता न चलने पर मजबूरी में अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर बीईओ विनोद कुमार ने बीआरसी राजवीर के साथ हॉस्टल पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में हॉस्टल कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। उन पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति जिले को भेजी जा रही है। उधर लापता ज्वालापुर की बच्ची के परिजनों ने लक्सर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस भी दोनों बच्चियों को तलाश शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने हॉस्टल वार्डन व भोजन माता पर किशोरियों को मिलीभगत कर उनको गायब करने का आरोप लगाया है। 8 बजे फ़ोन आया मैडम का हमारे पास। मैडम ये बोल रही कि बच्चा आपका स्कूल में नहीं है, चले गया। मैंने कब गया कि सुबह ही चलेगा 6:30। मैंने ऐसे कैसे आपने जाने दिया, जब एकदम सख्ताई है कि पता नहीं, मैं तो थी नहीं, ऐसे ऐसे बोली। फिर हम आए स्कूल में, देखा तो यहाँ है ही नहीं। ये जो यहाँ पे काम वगैरह करती हैं, आया वगैरह है, वो बोली कि यहाँ पे तो है ही नहीं। मैंने कि तुम कहाँ थे? बोली कि हम तो यहीं थे। और ऊपर से मेरे पति के साथ उन्होंने बदतमीजी करी। वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब लापरवाही करती हैं। वो कई बार ऐसे हो चुका है इस स्कूल में। यहाँ पे लड़की जो मेरी यहाँ पढ़ती है वो सुबह से यहाँ से मिसिंग है। तो हम लोग आए हैं, पता कर रहे हैं क्या है। तो अभी तक कोई ऐसा कोई जवाब हमें मिला नहीं है और बातचीत चल रही है। अभी देखते हैं क्या है। जी पुलिस आई है, जी बताएंगे क्या है। वार्डन क्या कह रही है? वार्डन कोई ऐसा कोई संतोष नहीं दे पा रही, उल्टा हमें ही बता रही हैं कि आप लापरवाह हैं, ये है वो है। सुबह जानकारी मिली मुझे कि सुबह 6:30 करीब लड़कियाँ चली गई हैं यहाँ से। और उनकी जो बहन है उसने बताया कि रात को भी मेरे साथ ही थी। सुबह नहाने धोने में जब तक गई मेरे साथ ही रही वो लड़कियाँ। आप थी नहीं यहाँ? किस समय गायब हुई होंगी? सुबह की जगह सुबह। क्या आप? मैं रात नहीं थी यहाँ पर। जिम्मेदारी की चार्ज रहती है। क्या आपने अपने यहाँ क्योंकि मेरे पास भी सुबह सुबह फ़ोन आया है वार्डन का और मेरे संज्ञान में भी आया है कि 2 बालिकाएं जो है यहाँ से सवेरे तक तो यहाँ पे थी, लेकिन सवेरे से जो है वो अभी यहाँ पे नहीं मिल रही है हमारे को, क्योंकि विद्यालय यहीं पे नज़दीक है, उन्होंने विद्यालय जाना था, वो विद्यालय नहीं गई है। तो ये मामला है और मैं भी इसमें, क्योंकि अभिभावक जो उनके हैं, माँ बाप हैं, वो भी आ गए हैं विद्यालय में, तो हम इस तरह की संभावना भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो यहाँ से घर चली गई हो। तो उस बारे में हम लोग पता कर रहे हैं अभी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगा के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय इस विधिक प्रश्न पर सुनिश्चित कर रख लिया है कि क्या इस मामले में एकल पीठ सुनवाई करेगी या खंडपीठ। अभी जमानत दिए जाने या नहीं दिए जाने का इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इस केस में यूएपीए लगा है, इसलिए मामले को खंडपीठ सुनेगी। इससे संबंधित मामलों पर खंडपीठ सुनवाई कर रही है और कई मामले सुन चुकी है, जबकि आरोपी की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस कर रही है, इसलिए मामले को एकल पीठ सुन सकती है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।